अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एग्जाम्पल्स में ना, इथाइन हम लोग को पता है एसिटिलीन। ठीक है, ये अगर केटोन के साथ प्रेजेंट होता है ना, तो केटोन के ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट this hydrogen is not attached to any highly electronegative atom। ठीक है, बट ये कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह, सॉरी एस हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गई होती है। साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को सब्सटेंशियली पोलराइज कर पाता है। ठीक है, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल आल्सो। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट एक लेवल से ज्यादा एनर्जी हो जाती है, 4 किलो जूल से 40 किलो जूल के रेंज में अगर आने लगता है तो वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस केस में ऐसा ही होता है, नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 4 किलो जूल के नीचे अगर एनर्जी रहती है तो वी कॉल इट नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उससे ज्यादा हुआ तो वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, एच बॉन्डिंग। जस्ट एज एन एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट topic I'm going to take it today, or in fact the last topic is process of dissolution। Process of dissolution। और process of dissolution क्या है? When we mix a solute into a solvent, ठीक है, or when we try to, or when we put solute and solvent together, if solute mixes with solvent, if solute mixes with solvent and gets disappeared uh, in it, that is generally called dissolution. That is how we identify that something has got dissolved, physically identify that something has got dissolved, right? So dissolution process क्या होगा? डिसोल्यूशन इसको बोल सकते हैं या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, when two substance are linked together such that one of the substance disappears into into the disappears into the intermolecular gaps of other
this physical process of mixing or this process of एक second, this process of homogeneous mixing with disappearance, this process of homogeneous mixing with disappearance is known as dissolution. ठीक है, ये नोट कर लो। मुझे एक चीज पीछे चेक, डिसोल्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चीज ये होता है, एक कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाता है या डिसअपियर हो गया अपॉन मिक्सिंग इनटू द अदर, ठीक है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस और कंपोनेंट which disappears into other is known as solute। अच्छा, टेक्निकल इसको इस तरीके से बोलते हैं, बेसिकली हर सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज का मतलब स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी फेज ऑफ सॉल्यूशन या स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होएगा, ठीक है, वो जिस कंपोनेंट से मैच करता है दोनों कंपोनेंट में, जैसे एक है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, बी इज सॉलिड बट ए इज सपोज लिक्विड, और फाइनल मिक्सिंग के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, दैट हैपेंस टू बी लिक्विड, ठीक है। तो इसका मतलब वो बी वाला जो कंपोनेंट है वो ए के अंदर डिसअपियर हो गया, राइट। फाइनल स्टेट अगर मेरा लिक्विड का रहता है तो मतलब बी वाला ए के अंदर डिसअपियर हो गया, तो दिस विल बिकम सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर ऐसा होता है कि ए वाला बी के अंदर डिसअपियर कर जाए, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन फिर भी होगा, दिस वन विल बिकम सॉल्यूट एंड दिस वन विल बिकम सॉल्वेंट। बात समझ में आया? सो फाइनल फेज सॉल्यूशन का जैसा होता है, और जो कंपोनेंट वो फेज बियर कर रहा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और दूसरा वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली सॉल्यूट हो जाता है। यानी जो डिसअपियर हो गया वो सॉल्यूट हो गया, और जिसका फेज कैरी कर रहा है सॉल्यूशन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज, और दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट। इज इट ओके? हेलो? Yes, sir.
एक सेकंड। ठीक है, अब देखो हमारे पास दुनिया में जो भी चीजें हैं, आफ्टर नोइंग द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स अबाउट देम, we now know that they can either be ionic, ठीक है, or they are going to be polar, or they are going to be non-polar, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कैटेगरी कुछ हो सकता है क्या? चौथा कैटेगरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इसके अलावा चौथा कोई कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि यही चार है जो तीन है जो कि हमने पढ़े हैं। अगर होते तो और पढ़ते हैं, और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या तो फुल चार्ज होएगा, या पार्शियल चार्ज होएगा, या नो चार्ज होएगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज है, और इन्हीं तीनों में हमारा सॉल्यूट को भी रहना है और सॉल्वेंट को भी रहना है। बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट ये होता है कि इस तरीके से अगर देखें तो वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ 9 पेयर्स ऑफ मिक्सिंग, राइट। ये इन तीनों के साथ मिक्स करे, ये इन तीनों के साथ मिक्स करे, ये इन तीनों के साथ मिक्स करे, राइट। 9 पेयर ऑफ मिक्सिंग्स रहती हैं, बट रियलिटी में 9 पेयर ऑफ मिक्सिंग्स हो ही नहीं सकती हैं। रियलिटी में सिर्फ ये वाला जो है ये अपने वाले के साथ ही मिक्स होता है। मतलब नॉन पोलर इन दोनों को अवॉइड करता है, इन दोनों के साथ मिक्स नहीं कर सकता है। नॉन पोलर सिर्फ नॉन पोलर के साथ ही मिक्स करेगा, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द रीजन, ठीक है। आयनिक वाला आयनिक या पोलर दोनों के साथ मिक्स हो सकता है। सिमिलरली पोलर जो होगा आयनिक या पोलर दोनों के साथ मिक्स कर सकता है। एक्चुअली सॉल्वेंट जो हमारे होते हैं वो हमेशा पोलर वाले होते हैं। आयनिक जो होते हैं ये जनरली सॉलिड हो जाते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आयनिक वाला आयनिक वाले के साथ मिक्स कर सकता है या पोलर के साथ मिक्स कर सकता है। एंड सिमिलरली पोलर सॉल्यूट आयनिक सॉल्वेंट अगर कुछ है, जनरली होगा ही नहीं कोई सॉल्वेंट आयनिक, बट अगर कुछ है हम ले रहे हैं किसी कंडीशंस में, तो पोलर कैन मिक्स विथ आयनिक और पोलर कैन मिक्स विथ पोलर। तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2 into 2 4 plus 1 5, right? Am I making sense? Yes, sir. Okay. So अब ऐसा क्यों है कि नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के साथ ही इंटरेक्ट करता है, आयनिक के साथ या पोलर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा? सबसे पहले तो इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नॉन पोलर में वी डू नॉट हैव एनी पोलैरिटी, nor do we have any charges, permanent charges, and under such circumstances it becomes very difficult for a non-polar molecule to interact with these type of polar or ionic systems. इसके पास कुछ है नहीं, इनके इंटरेक्शन का मोटिव या बैकबोन क्या होता है? चार्ज या फिर पोलैरिटी, चार्ज और पोलैरिटी, और दोनों ही इसके पास नहीं है, एब्सेंट है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनके साथ कर नहीं सकता है। बात समझ में आई? Yes, sir. Non-polar do not have a charge or polarity, therefore it cannot interact with ionic or polar entities via electrostatic force of attraction, ठीक है। तो ये कैसे इंटरेक्ट करता है किसी के साथ भी? वैंडरवॉल के थ्रू, वैंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। अब वैंडरवॉल फोर्सेस जो है वो काफी वीक फोर्स है,
ये जो स्पीसीज है ये बहुत हार्ड बाउंड फोर्सेस में बिलीव करती हैं, ये हमेशा हार्ड बाउंड फोर्सेस में इंटरेक्ट करती हैं, या जैसे सॉल्वेंट, अब अगर हम लोग देखते हैं तो है क्या, सॉल्यूट का जो बल्क होगा उसमें सॉल्यूट के 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 5 पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे काइंड ऑफ, और इधर है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लो आयनिक है, ठीक है, ये बॉन्डेड है, और ये वाला नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने का मतलब क्या हुआ, काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा। अब पॉइंट ये है कि ये वाला तो काफी इजीली टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, तो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक अपार्ट करने के लिए एक दूसरे से वी रिक्वायर सम एनर्जी, वी विल रिक्वायर सम एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, तो वो एनर्जी प्रोवाइड होता है, मान लो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्रेक कर गया, ये भी ब्रेक कर गया, तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होएगा ना, उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इसको और इसको दोनों को ब्रेक करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये तो कम एनर्जी लेगा, बट इसको चाहिए ज्यादा एनर्जी। यहां पर इंटरेक्शन किस टाइप का रहेगा, ये पोलर है नहीं, नॉन पोलर है, तो यहां पर सिर्फ वैंडरवॉल इंटरेक्शन ही हो सकता है, राइट, विच इज वीक कंपेयर टू पोलर और आयनिक इंटरेक्शन इन बी। तो एक इनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहां पे मिल रहा है हमको कम एनर्जी, तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक एनर्जी डिफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, जोड़ने पर कम एनर्जी मिल रहा है हमको, यहाँ पर ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है इसमें कम एनर्जी मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट एट ऑल फेवर्ड, इट कैन नॉट बी फेवर्ड ना, energetically this is not favorable, am I making sense? Yes, sir. ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर इसमें भी नॉन, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दोनों में वीक वीक बॉन्डिंग है, और यहाँ पर भी वैंडरवॉल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से भी कम निकलेगा, रिक्वायरमेंट कम है हमारी और निकल भी कम रहा है। इस तरह का सिनारियो फेवरेबल हो जाता है, जनरली फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि इनका नॉन पोलर कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर, वेयर एज पोलर एंड आयनिक कैन डिसॉल्व ओनली इन पोलर एंड आयनिक। इसके बेसिस पर हमने डिसोल्यूशन के लिए एक पॉइंटर निकाला है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। ये चीजें पहले भी सुनी होंगी हम लोगों ने, दैट इज पोलर और आयनिक solutes can dissolve in polar or ionic solvents only, ठीक है। Whereas non-polar solutes can dissolve in non-polar solvent only, okay।
Now let me talk something about the process of dissolution. अभी तक के डिस्कशन से हम लोगों को कुछ कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, before mixing of solute and solvent, there is some interaction slash attraction is prevailing in the bulk of solute and solvent systems. ठीक है. Next thing, once solute and solvent are mixed, then once the solute and solvent are mixed, then the interaction between bulk of solute particles and that of solvent particles disintegrates or breaks down and yeah, and new interaction between breaks down and new interaction between solute and solvent particles are formed. ठीक है. Formed during
dissolution. Now, second thing is the process of dissolution can take place only if the interaction energy of solute bulk and solvent bulk before mixing is smaller or equal to interaction energy of solute solvent mixed bulk after mixing. ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं हम लोगों को ना? Are we getting these sentences Yes, sir. or not? Others, बाकी लोगों को क्या है पोजीशन? Are you guys able to understand it or not? Yes, sir. ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. है इसको समझने में ना? एक सेकेंड दो मुझे No, क्या sir. करना पड़ा. Okay. The process of dissolution can take place only if interaction energy of solute bulk and solvent bulk before mixing is smaller or equal to the interaction energy of solute solvent mixed bulk after mixing. ठीक है? और यानी बेसिकली डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज हैपनिंग. ठीक है, या तो वो स्मॉलर रहे या फिर इक्वल रहे. एंड इस प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन को हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. जो होता है उसको हम लोग डिसोल्यूशन, that is also known as solvation. Solvation क्या बोलते हैं? Solvation. Dissolution is also known as solvation. अब solvation में अगर solvent मेरा, ठीक है, प्रोसेस सॉल्वेशन का हो रहा है, तो सॉल्वेशन में सॉल्वेंट मेरा कुछ भी हो सकता है ऑफ माय चॉइस. ठीक है, सॉल्यूट चाहे जो भी हो, सॉल्वेंट कुड बी एनीथिंग ऑफ माय चॉइस. ठीक है, अगर सॉल्वेंट हमारा ये वाटर होता है, ठीक है, इफ आवर सॉल्वेंट इज वाटर, वी कॉल द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन एज हाइड्रेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट रहा तो हाइड्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. अमोनिया अगर सॉल्वेंट रहता है तो हम लोग बोलते हैं अमोनिएशन. अमोनिएशन. ठीक है, इस तरह से अलग अलग सॉल्वेंट हो सकते हैं और उस प्रोसेस का नाम इंडिविजुअल उस सॉल्वेंट के ऊपर रहता है. अल्कोहल भी ले सकते हैं,
अल्कोहलेशन, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज मतलब सॉल्वेंट का जो नाम होता है उसके हिसाब से वो साइड वाला नाम हम लोग उस प्रोसेस को, उस स्पेसिफिक सॉल्वेशन प्रोसेस को दे देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है ना, कोई इशू नहीं है। मतलब वर्ड अगर अमोनिएशन कहीं पर यूज हो गया, अल्कोहलेशन कहीं पर यूज हो गया, तो वी शुड नॉट बी हैव अ लाइक अचानक से वी शुड नॉट बी लाइक पैनिक, ठीक है। दिस शुड बी अ वर्ड विच यू मस्ट नो और हियर अबाउट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टास्क जो है इसके अंदर में थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। सी जैसे अगर मैं कोई सॉलिड लेता हूं, ठीक है, सॉलिड जनरली आयनिक सॉलिड होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और भी दो कैटेगरी होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। एक होता है मेटालिक सॉलिड और आखिरी वाला जो होता है वो होता है कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो देखो, इनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इनको सिर्फ हीट करके मेल्ट किया जा सकता है, इनका डिसोल्यूशन कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर इंटरेक्शन ही रहता है, ठीक है, वैंडरवाल इंटरेक्शन। तो नॉन पोलर सॉलिड में कैसा इंटरेक्शन रहता है, वैंडरवाल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलेगा, बाकी कहीं नहीं घुलेगा। आयनिक सॉलिड्स आर समथिंग जो कि फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व करेगा या आयनिक सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व करेगा। मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में या रूम टेम्परेचर पर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग, ये नॉर्मली ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। इनको अगर डिसॉल्व करना होता है तो हमको बहुत हाई टेम्परेचर पर इनको लेके जाना होता है, ये मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद ही इनको हम किसी भी चीज के साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिक्स कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स के बाद फिर अब लिक्विड्स हमारे पास जो भी हैं इस दुनिया में, दे आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। आयनिक सॉलिड, आयनिक लिक्विड्स नहीं है हमारे पास, कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जो आयनिक लिक्विड हो, ठीक है। आयनिक लिक्विड हमको बनाना पड़ता है, जैसे NaCl को अगर हम मेल्ट किए तो वो आयनिक लिक्विड बनेगा, ठीक है। बट ऐसे नेचुरली, नेचुरल स्टेट में लिक्विड जो है वो या तो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। गैसेस, गैसेस का भी यही है, दे आर आइदर पोलर और नॉन पोलर। आयनिक गैसेस हो नहीं सकते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाएगा, तो दे कैन बी आइदर पोलर और नॉन पोलर। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम बना वो कुछ इस तरह का रहा कि या तो चीजें सॉलिड रहेंगी, लिक्विड होंगी तो नॉन पोलर, पोलर इंटरेक्शन उनके अंदर में रहेगा, और नॉन पोलर है तो वंडरवॉल रहेगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो चीजें आ गई, एक नॉन पोलर लिक्विड गैस एंड ये, तो इन तीनों का इंटरेक्शन हो करके लिक्विड गैस
अगर नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिसॉल्व किया इनके अंदर तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। या नॉन पोलर लिक्विड है तो नॉन पोलर लिक्विड के साथ, नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर गैस या नॉन पोलर लिक्विड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और ये इंटरेक्ट करके डिसोल्यूशन करते हैं। तो इनका एक अपना स्फीयर होता है जिसके अंदर ये डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। these species get dissolved in their own spheres। ये तीनों आपस में डिसॉल्व होते रहेंगे, और दूसरी तरफ हमारा जो पेयर होता है वो ये सिस्टम का पेयर होता है, पोलर लिक्विड के अंदर, या पोलर गैस गैस, या पोलर लिक्विड के अंदर, या आयनिक सॉलिड पोलर गैस या पोलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते रहता है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे फॉर्म करता है, जैसे प्राइमरली इनके वाले केस में तो क्या है, लिक्विड लिक्विड को के अंदर अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल लेवल का इंटरेक्शन पहले भी था और बाद में भी फॉर्म हो गया, तो दैट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस, एनर्जी बैलेंस कैन बी इजीली विजुअलाइज। लिक्विड स्टेट में पहले चीजें थी मेरी, ठीक है, यानी इंटरेक्शन एनर्जी रिलेटिवली कम थी उनकी, तभी लिक्विड स्टेट में थी ना। बाद में भी लिक्विड स्टेट में ही है, तो इंटरैक्शन एनर्जी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ होगा, दोनों लगभग बराबर रहेंगे, इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एनर्जी, ठीक है, और इसी की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है। सो ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल काम हमारे लिए नहीं होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, वो ब्रेक करता है पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, and the ionic solids gets dissolved into polar solvents। ठीक है, फेनोमेना कुछ इस तरीके से होता है, जैसे NaCl को हमने डाला, ठीक है, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, अमोनिया देख लें या फिर वाटर देख लें, कोई भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर NaCl को डाला तो NaCl एक्चुअली है क्या, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन का इंटरेक्शन, राइट। और अब जो भी सॉल्वेंट के अंदर हमने डाला, ये सॉल्वेंट अगर मेरा पोलर सॉल्वेंट है तभी ये NaCl डिसॉल्व करेगा, ठीक है। सपोज ये मेरा पोलर सॉल्वेंट है विथ प्लस एंड माइनस एंड, ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हर तरफ ये वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये इन दोनों आयंस के साथ सेपरेटली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सच दैट Na प्लस जो है that gets bounded by negative end of the dipole, right, or polar molecule in this manner। Is it okay? Hello, hello, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, so solvent molecules are going to get arranged like this, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पर फिर से क्रिएट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और फ्रैगमेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस के आजू बाजू में इसके प्लस वाले जो होंगे, दे विल गेट अरेंज्ड लाइक दिस, राइट।
ओके। अभी पॉइंट ये होता है कि Na और Cl के बीच में जो इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड्स को बाइंड करके या आयनिक फॉर्म में रखने के लिए, आयनिक सॉलिड्स को ब्रेक करने की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। आयनिक सॉलिड को अगर लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आयंस के अंदर वो फ्रेगमेंट हो जाता है, राइट ना? ये आयन और ये आयन इनफाइनाइटली दूर चले जाएंगे अगर मैं लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो। और ये आयंस वापस से एक दूसरे से आकर के जब मिलके आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था पहले लैटिस एनर्जी के टाइम पे, कुछ ध्यान है? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज लैटिस एनर्जी। आयनिक सॉलिड को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, या आयनिक सॉलिड जिस एनर्जी से होल्डेड होता है, दैट इज लैटिस एनर्जी। और डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए इट इज नेसेसरी दैट दिस एनर्जी, यहाँ पर जो हमको इंटरेक्शन एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, दैट मस्ट बी greater than, this interaction energy must be greater than lattice energy। ठीक है, या फिर इक्वल टू लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को, इस इंटरेक्शन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इस इंटरेक्शन एनर्जी को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, और सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब होता है द इंटरेक्शन एनर्जी, interaction energy released when when uh, dipolar solvent molecules 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 surrounds cation and anion separately such that cation is
surrounded by negative end of the end of all the solvent dipoles and anion is surrounded by positive end of solvent dipole. ठीक है, इस फॉर्मेशन या इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी. मेकिंग सेंस? नाउ वी कैन हैव these 4 scenarios over here. ठीक है, क्या क्या कि लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी Le is greater than सॉल्वेशन एनर्जी Se. ठीक है, अगर ये सिनारियो होगा कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है सॉल्वेशन एनर्जी से, डू वी थिंक डिसोल्यूशन हो पाएगा हमारा या सॉल्वेशन हो पाएगा? नहीं, नो सर. क्योंकि एनर्जी डिफिशिएंट हो जाएगा. यहाँ पे एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. ये सिस्टम जो था इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और मिल हमको कम ही एनर्जी रहा है. So this will become an energy deficient process and therefore no dissolution takes place. No dissolution or solvation. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये जो फिनोमेना यहाँ पर डिस्कस किया है ना, सराउंडिंग ऑफ सो एंड सो बाय सो एंड सो, इस चीज को ही हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? दिस पार्ट इज नोन एज सॉल्वेशन. ये जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ ना, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन. सो व्हाट इज सॉल्वेशन? ये जो अरेंजमेंट हमारा फॉर्म हुआ, दिस इज नोन एज सॉल्वेशन. और इसमें जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, यानी ये जो अरेंजमेंट हमारा क्रिएट हुआ, दिस इज नथिंग बट सॉल्वेशन. ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हमको ध्यान में रखनी होती है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बेसिकली पार्शियल चार्जेस की वजह से हो रहा है ना, आयन और पार्शियल चार्ज. दीज आर गोइंग टू बी ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यूज. ठीक है, और ये आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी जो था वो ज्यादा था, स्ट्रॉन्गर होगा ये, बट स्टिल ये इसको ब्रेक कर पाता है. ठीक है, इस स्ट्रॉन्गर बॉन्डेशन को ये वीकर बॉन्ड इसलिए ब्रेक कर पाता है. ये जनरली होता है क्या है कि कोई भी एटम आयनिक फॉर्म में मैक्सिमम 8 या 12 सराउंडिंग पार्टिकल से सराउंड हो सकता है. जैसे Na+ है तो ये 8 या एट मैक्स 12 Cl- के साथ सराउंड हो सकता है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. जबकि यहाँ पे सराउंडिंग पार्टिकल्स जो होंगे हमारे, दे कैन एक्सीड 12. दे कैन इजीली एक्सीड 12. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ एक ही लेयर नहीं होता है, मोनो लेयर ये नहीं प्रोसेस होता है, ये ऐसे डाई लेयर प्रोसेस भी हो सकता है. दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशंस आर आल्सो पॉसिबल. इट्स जस्ट लाइक मैग्नेट हमने एक रख दिया और उस पे नेल्स अटैच करते गए. ठीक है,
तो 2 से 3 लेयर तक नेल्स तो आराम से अटैच हो जाएगा कोई भी मैग्नेट के साथ, राइट। सिमिलरली यहां पर भी वो प्रोसेस होता है, इट्स नॉट वन लेयर सॉल्वेशन, इट इज मल्टी लेयर्ड सॉल्वेशन, ठीक है। तो यहां पर कम एनर्जी वाले ज्यादा इंटरैक्टिव बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कम एनर्जी वाले ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, वो ज्यादा एनर्जी वाले कम बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनका इंटरेक्शन एनर्जी जहां 100-150 किलो जूल पर मोल है, इनका इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है वो हार्डली 2 या 3 किलो जूल पर मोल का होता है, ठीक है। बट ये काउंट में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये 100-150 किलो जूल पर मोल वाला जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसको काउंटर कर पाते हैं एंड इफेक्टिवली काउंटर कर पाते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. बाकी लोग ठीक है। Yes, sir. I'll write this. अभी ये वाली चीजें समझा लेता हूँ फिर उस पर आता हूँ। सो लैटिस एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी, और इस केस में नो डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। दूसरा कंडीशन होता है लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। ये अगर होता है हमारा तो डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस, डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है लैटिस एनर्जी इज लेस देन सॉल्वेशन एनर्जी, इसमें भी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और कंडीशन इसमें पॉसिबल होता है, वो होता है लैटिस एनर्जी इज मच मच लेस देन सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। यानी लैटिस एनर्जी जो है वो सॉल्वेशन एनर्जी से जब बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो डिसोल्यूशन के साथ साथ कुछ और भी होने लगता है। डिसोल्यूशन प्लस सॉल्वोलाइसिस टेक्स प्लेस, सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है? सॉल्वो का मतलब सॉल्वो, सॉरी, SOL, सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस में दो वर्ड्स हैं, एक सॉल्वो दूसरा लाइसिस। सॉल्वो का मतलब होता है सॉल्वेंट, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। सॉल्वेशन के थ्रू इतनी ज्यादा एनर्जी मिली कि लैटिस एनर्जी को तो ओवरकम कर ही लिया, उसके बाद भी एनर्जी बची रहती है, और वो एनर्जी एक्चुअली यूटिलाइज होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। सॉल्वोलाइसिस क्या है? सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्वेंट molecules upon interaction with, wait एक सेकेंड रुको। Solvolysis is breaking down of solvent molecules upon interaction of solvent and solute particles during solvation, ठीक है। Because solvation energy is
is much more than is much more than needed to overcome lattice energy. ठीक है. अब इतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी मिलता कैसे है हम लोगों को, ये थोड़ी सी समझने वाली बात होगी. एक्चुअली होता क्या है कि जब कटायंस मेरे बहुत छोटे होते हैं ना, ठीक है, जैसे AlCl3 लेते हैं, तो ये कटायन जो होगा Al3+, इसका साइज जो होता है ये बहुत छोटा होता है, और छोटा कटायन होने की वजह से डाइपोल के साथ इसका इंटरेक्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ, मतलब ऑक्सीजन के अगर लोन पेयर के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं जब हम, तो दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो हमको मिलती है वो काफी ज्यादा रहती है. अब ये ज्यादा एनर्जी के वजह से ही हमारा इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है वो ज्यादा रहता है. ठीक है, नाउ इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा रहता है, और वो ज्यादा हो, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा हुआ दैट मीन सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हुआ. सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो फिर वो एक्सेस एनर्जी जो बचता है वो H2O के बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगता है, सॉल्वेंट के बॉन्ड को, इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगता है. ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा हेल्प ऑब्वियसली हमारा बाकी का सिस्टम जो होता है वो भी प्रोवाइड करता है. जैसे अगर एल के तरफ ये लोन पेयर्स जो है इसके ऑक्सीजन के ये जाएंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो दोनों हाइड्रोजन से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको और ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, यानी पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड विल फर्दर गेट एम्प्लीफाइड. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव एनर्जी विच इज देयर. ठीक है, तो दैट एनर्जी, द एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी is then becomes capable of breaking this OH bond. ठीक है, या जो भी सॉल्वेंट के बॉन्ड्स होंगे इस तरह के उनको ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी रहता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर सॉल्वेंट के केसेस में सॉल्वेंट कुड बी वाटर. अगर वाटर होता है सॉल्वेंट तो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये हाइड्रोलिसिस. अगर सॉल्वेंट वाटर है तो द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस. अमोनिया है तो अमोनियालिसिस. अमोनिया अमोनियोलाइसिस. अल्कोहल है तो अल्कोहलाइसिस. अल्कोहल alcoholysis. That is how it is named. Okay. पुराना बचा हुआ एक इंफॉर्मेशन जो था उसको मुझे कंप्लीट कर लेने दो. The ionic bonds are quite stronger, yet relatively weaker ion dipole interaction during solvation is able
is able to replace them as the number of ion dipole interactions per ion is much larger than ion interaction per ion in the solids. In the ionic solids. Is it okay? Yes, sir. ठीक. Okay. So and ये एक रीजन हो गया. फिर अगला एक पॉइंट लिख सकते हैं. हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस क्या है? तो हाइड्रेशन जो प्रोसेस है या सॉल्वेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? दैट इज जस्ट सराउंडिंग ऑफ polar solvent molecule. When polar solvent molecule surrounds the solute particles, ionic solute particles, it is known as solvation. और अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स डिसोसिएट होने लगते हैं in a set of cation and anion due to excess of energy, that is known as solvolysis, right? या similarly hydration क्या होगा? When ionic solute particles are surrounded by water dipole, ठीक है? That is known as solvation. Solvolysis क्या होगा? Breaking down of H2O molecules into OH minus and H plus because of excess of solvation energy, ठीक है? Is known as hydrolysis, ठीक है? So hydration क्या है? Hydration when solvent used is water, the process of solvation is known as hydration, ठीक है? या फिर इंडिपेंडेंटली अगर हमें डिफाइन करना है तो व्हेन H2O dipole surrounds ionic particles and H2O dipole surrounds ionic particles, it is known as hydration, ठीक है? हाइड्रोलिसिस क्या होगा? हाइड्रोलिसिस
breaking down of H2O molecule into OH minus and H plus due to excess of solvation इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी is known as hydrolysis. ठीक है. Yes, sir. अब थोड़ी सी चीजें और भी, like during hydrolysis or solvolysis, the solvent molecule या water acts as solvent as well as reactant. ठीक है. While in hydration or solvation, water acts only as solvent. ठीक है. In hydrolysis, complex formation with H2O complex formation by reaction with H2O takes place. While in hydration, only clustering of H2O molecule around ions take place. ठीक है. While in hydration, only clustering of H2O takes place.
यहाँ पर एक चीज और, द प्योर ionic compounds majorly undergo hydration, ठीक है, whereas covalent compounds with ionic character undergo hydrolysis along with hydration. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हाइड्रेशन रहेगा, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एंड में सिर्फ हाइड्रोलिसिस ही रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी हाइड्रेशन। मतलब कुछ ऐसा होगा कि जैसे अभी AlCl3 का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो AlCl3 में Al3 प्लस OH के साथ बॉन्डिंग करके, ठीक है, ये किया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इफेक्टिवली, और ये 3 प्लस जो है, सो इट एक्चुअली फॉर्म्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसे 3 एंटिटीज के साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है, और इधर वाले बॉन्ड्स को सेपरेट कर देता है, एंड इट एक्चुअली फॉर्म्स AlOH होल थ्राइस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद ये फॉर्म कर लेगा। जैसे AlCl3 को अगर हमने डाला वाटर के अंदर, तो व्हाट इट विल फॉर्म AlOH होल थ्राइस, ठीक है, एंड प्लस Cl माइनस aqueous एंड 3H प्लस aqueous, ठीक है। ये aqueous का मतलब these ions are going to be surrounded by water molecules, ठीक है, और ये OH माइनस निकल करके Al के साथ आ गया। अब इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये डिसॉल्व नहीं करता है बहुत ज्यादा पानी के अंदर, तो ये काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। बट ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं भी बनते हैं। जैसे FeCl2 को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, इट विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, इट विल फॉर्म FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, बाय सिमिलर मैकेनिज्म। Fe कोवैलेंट कम आयनिक बॉन्ड्स रहता है इसके अंदर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन को अपनी तरफ आयरन अट्रैक्ट करेगा स्मॉलर साइज होने की वजह से, OH बॉन्ड ब्रेक होएगा, OH रिटेन रहेगा Fe के साथ, Cl जो है वो बाहर निकल जाता है, so it will again form Cl minus aqueous and H plus aqueous, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो ये क्या है, AlCl3 या FeCl2 क्या है, these are salts of weak bases and strong acids, क्या है, salt of weak base and strong acid। इनको पानी में डाला तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक, तो हम इन सॉल्ट्स को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, ओके। The process of hydrolysis
or solvolysis, the process of solvolysis or hydrolysis takes place via two mechanisms. Yeah. पहला जो होता है इसका पार्ट वो होता है फॉर्मेशन ऑफ, या तो इट कैन टेक प्लेस via hydrogen bond formation, H bond formation. स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, इसलिए अगर ये फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस की पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर इट कैन टेक प्लेस बाय lone pair donation to form coordination bond with compounds in which central atom has vacant orbitals. ठीक है, we can take examples such as LiCl, we can have BeCl2, BCl3, we have CCl4 and NCl3. ठीक है, इन सब में ये दोनों जो होते हैं इनका इनमें ऐसा होता है कि these three are going to be, or these three when put into water, ठीक है, they are capable of undergoing hydrolysis. ठीक है, LiCl, BeCl2 and BCl3, इसमें लाइक ये तीनों लगभग हाइड्रोलिसिस इनका होता है, बट इसमें इन दोनों का स्पेशली ज्यादा हाइड्रोलिसिस होता है इसके कंपैरिजन में. ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए या इसके साथ हाइड्रोलिसिस करने के लिए वी हैव टू यूज वार्म वाटर, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, द रीजन इज लिथियम आयन जो होता है, और जैसे बेरिलियम 2+ या बोरॉन का आयन जो होगा B3+, और
these are going to be of much smaller size compared to Li plus. Li छोटा होता है लेकिन इनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है. Interactions are going to be more stronger in case of B and boron. ठीक है, स्पेशली बोरॉन के साथ लाइक वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो इनिशिएशन यहाँ से होता है कि BCl3 एक्चुअली अपने वैकेंट ऑर्बिटल में पहले तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन का. ठीक है, and it forms stepwise Cl, Cl, OH और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है and then Cl. ये होने के बाद एक Cl निकल जाता है. ये फॉर्म होने के बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है इस फॉर्मेशन के बाद. एंड बेसिकली चौथा बॉन्ड भी बोरॉन का फॉर्म हो गया. इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी चौथा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. सो माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज के प्रेजेंस में Cl जो होता है वो बाहर निकल जाता है. और स्टेप वाइज एक एक करके इसी तरीके से सारे Cls बाहर निकल जाते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी BCl. ये एक OH हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा, फिर से एक H2O के साथ ये इंटरेक्ट करेगा. वैकेंट ऑर्बिटल वापस से आ गया, यहाँ से इसमें डोनेशन. इट विल फॉर्म BCl, एक OH, OH2, इधर प्लस इधर माइनस, Cl. अगले स्टेप में H प्लस निकलता है, BCl, OH, OH माइनस एंड Cl. अब फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है. ये एक्चुअली ब्रेक कर करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे चीजें होती हैं. ठीक है, पहले H प्लस निकला बाहर, माइनस H प्लस, और फिर Cl माइनस बाहर निकलता है, फॉर्मिंग BOH एंड OH एंड Cl. फिर से H2O मॉलिक्यूल एक आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करेगा, एंड इट विल अगेन फ्रॉम फॉर्म BOH, OH, OH एंड Cl विथ माइनस साइन. अभी ये वाला स्टेप मैंने फॉरगो किया, चाहिए तो लिख देता हूँ फिर से. लॉस ऑफ H प्लस, this will form BOH, OH, Cl, OH and minus. फिर loss of minus Cl minus, and this will give rise to OH, OH, OH. ठीक है, स्टेप्स यहीं पे नहीं रुकता है. ये होता है हाइड्रोबोरिक एसिड. हाइड्रोबोरिक एसिड ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर्स के साथ इंटरेक्ट किया, इट विल फॉर्म BOH, OH, OH एंड OH. OH2 प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, H प्लस का लॉस होएगा, एंड इट फॉर्म्स BOH, OH, OH एंड OH. एंड यहाँ पर एक माइनस रहेगा, सो इट विल बिकम एक्चुअली अ टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल, ठीक है, सिस्टम. sp3 hybridized, sp3 and tetrahedral. This is called, this thing is called uh, ये hydroboric acid. Okay.
यार इसको हाइड्रेटेड बोरिक एसिड नहीं होगा। I'm forgetting its name. I'll tell you some other time maybe. Yeah, boron family वाले में you will get to know about this. Don't worry. This is actually conjugate base of boric acid. Okay. ये BCl2 BBr2 या फिर BCl3 BBr3 एंड Bi3, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं दे कैन अंडरगो फुल हाइड्रोलिसिस whereas BF3 can undergo only partial hydrolysis. ठीक है। The reason is BF3 जब रिएक्ट करता है तो दो रिएक्शंस साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। पहला ये वाला रिएक्शन चल रहा होता है, एक्चुअली 3HF नहीं होता है, 3H प्लस होता है एंड प्लस 3F माइनस होता है। और दूसरा रिएक्शन जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है 3BF3 प्लस 3H प्लस प्लस 3F minus. These three reacts to form 3H plus BF4 minus. ठीक है। So the overall reaction becomes 4BF3 boron trifluoride plus 3H2O giving us BOH whole thrice hydroboric acid plus 3H plus BF4 minus. ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि ये चार मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हुआ और तीन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज बीइंग फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स विच इज बीइंग फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, and this is something which is there, like out of four molecules, out of four BF3 molecules, one is getting hydrolyzed, but other three are involved in complex formation. Whereas BCl3, BBr3 या BI3 के केस में no complex formation, therefore complete
hydrolysis. Next thing is CCl4 जो है, it does not hydrolyze. CCl4 does not hydrolyze. ठीक है. The reason for this is no vacant orbital. Vacant orbital. ठीक है. Nor possibility of H bonding. ठीक है, दोनों ही नहीं होता है इसके अंदर, and therefore we do not have any hydrolysis. On contrary, SiCl4 जो होता है, CCl4 के नीचे C कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है. सिलिकॉन का क्लोराइड जो है, टेट्राक्लोराइड, that can form एक सेकेंड, कितना टाइम हो गया? दो मिनट और दो मुझे. SiCl4 does hydrolyze as it has vacant d orbital to form coordinate bonds with lone pair of oxygen. Similarly, see, NCl3, NBr3, Ni3 hydrolyze, but NF3 do not. ठीक है. Reasons, see, इसके पीछे रीजन ये होता है कि NCl3, NBr3 या NF3 जो होता है ना, NCl3, NBr3 या NF3, they reacts in certain manner. Sorry, Ni3, they reacts with water like this. It forms NH3 plus HOCl. ये भी NH3 बनाता है प्लस HOBr बनाता है. ठीक है, ये NH3 एंड HOI बनाता है. ठीक है, कैसे होता है तो एक के केस में बता देता हूं मैं. NCl, Cl and Cl lone pair, and we have HOH
H, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो करके एंड इसका फॉर्मेशन का शुरुआत होता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन डाउन, ठीक है, एंड फिर Cl माइनस का रिमूवल, सो इट फॉर्म्स NH Cl 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 एंड ये प्लस चार्ज रहता है, लोन पेयर ये दे करके और Cl प्लस बन के निकलता है, OH माइनस जो पहले से यहाँ पर निकला हुआ था Cl प्लस बन के निकलता है एंड ये फिर HOCl बना लेता है और NH Cl एंड Cl रह जाता है। ये प्रोसेस रिपीट हो करके हमारा फाइनल चीज बनता है, ठीक है। NF3 के अंदर में क्या होता है, NF3 के अंदर में भी अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सिमिलर पैटर्न थिंग्स, ठीक है, NH3 प्लस HOF, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज हाईली अनस्टेबल, this compound is highly unstable, ठीक है। So the entire reaction do not take place, right? So the entire reaction do not take place. ये कंपाउंड प्रॉपर स्टेबल है, ये कंपाउंड प्रॉपर स्टेबल है, ये स्टेबल कंपाउंड है, बट ये अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है जिसमें अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। So this Yes, sir. reaction do not take place, do not take place. Similarly PCl3 या PCl5 वगैरह जो है they can also get hydrolyzed, ठीक है। PCl3 can get hydrolyzed into PCl3 plus H2O can actually form H3PO3 and then you have 3H plus and Cl minus, 3Cl minus. If PCl5 is going to get hydrolyzed, PCl5 with water, it forms H3PO4 plus H plus and plus Cl minus. And number of Cl minus 5 रहेंगे, 3PO4 और ये भी हमारे पास 5 रहेगा, ठीक है। सो और ये वाला जो रहेगा ये 4 मॉलिक्यूल रहेगा, दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस। सो इनकी भी हाइड्रोलिसिस होती है, इनके हाइड्रोलिसिस के पीछे रीजन क्या होता है, फास्फोरस का वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ p is primarily responsible. Similarly d block के एलिमेंट्स जितने भी होंगे, d block metals, d block metal salts, उनकी हाइड्रोलिसिस का रीजन क्या रहेगा, दे हाइड्रोलाइज और दे डू हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ because of ये presence of vacant d orbital, presence of vacant d orbital. Clear? Is it okay? ठीक है। हेलो, आवाज Yes, आ sir. रही है?